हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पिछले क्लास में बाजीराव 2 का हुआ था। मैं एक बार रिकैप कर दूं तुम लोग के लिए, एक बार हल्का हल्का ऊपर से रिकैप कर देता हूं सभी चीज़। बात समझो। शिवाजी के बारे में जाने थे 1627 से 80 तक। उसके बाद हम लोग जाने थे इनके पुत्र संभाजी थे, 9 साल तक रहे थे। फिर राजा राम थे, ठीक है। उसके बाद शिवाजी 2 थे, साहू जी थे। उसके बाद फिर रामाराज्य थे। उसके बाद देखें कि एट द सेम टाइम पैरेलली तुम्हारा पेशवा शिप बढ़ना शुरू हो गया। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही पावरफुल पेशवा था। ये तुम्हारा वही साहू रूलर के टाइम में कॉन्टेम्परेरी थे। बाजीराव 1 थे, ये तो और ज़्यादा थे, और ज़्यादा तगड़ा थे। हम बताए थे इनके बारे में, तुम लोग को मूवी के बारे में भी बताए थे। ये दिमाग से तो तगड़ा थे ही थे, हैंड्स भी बहुत तगड़े थे। ये बात हुआ था क्लास में। उसके बाद हम देखें कि नाना साहब, इनके जो पुत्र है, एल्डेस्ट सन है, उसके बारे में जाने थे। उसके बाद फिर हम लोग बाजीराव यानी कि नाना साहब के बारे में ही जाने। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जिक्र हुआ था इस क्लास में। उसका माधवराव का बात हुआ था। यही माधवराव है जिसके राजगद्दी को लेके हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। सिंधिया आया, जो भी हुआ, और ब्रिटिश का इंटरफेरेंस एंड सो ऑन। नारायण राव ना उसके जो आए, उसके बाद रघुनाथ राव और माधवराव नारायण के ऊपर जाके कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी नाम एक ही इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद बाजीराव 2 के बारे में जाने थे। अब जो जानेंगे बाजीराव 2 के लास्ट में बता देते हैं। बाजीराव 2 को डिथ्रोन कर दिया गया, अपने राजगद्दी से हटा दिया गया, और उसको बिथुर में, कानपुर में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ कि बोला कि जाओ आप तो बेकार हो गए हो, हट जाओ। पेंशन दे दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ख़त्म हो गया तुम्हारा पूरी तरीके से। तो यहाँ जाने कि एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट जो हुए थे, तुम लोग जानते हो, तुम लोग को डिटेल्स में पढ़ा दिया गया है। उसमें और फैक्चुअल जानो, उसमें और फैक्चुअल जानने का प्रयास करो। गो एंड बोलो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82, ठीक है। इसमें तुमको जानना होगा कि वेस्टर्न इंडिया वॉज विटनेसिंग अ कॉटन बूम एंड द कंपनी नीडेड दिस कॉटन टू एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। वेस्टर्न इंडिया का मतलब क्या समझते हो? ये राजस्थान और गुजरात का एरिया, ठीक है। ये गजब कटन का है जी, केंद्र है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे गजब कॉटन का बूम हो रहा था, और कंपनी को चाहिए था कि ये कॉटन एक्सपोर्ट कर सके ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंपनी नीडेड टू कंट्रोल गुजरात एंड बॉम्बे रीजन। क्यों? क्योंकि देखो ह्यूज रेवेन्यू रहेगा तभी ना हम कंट्रोल कर पाएंगे बड़ा एरिया को। यदि हमारे पास साम्राज्य में पैसा ही नहीं रहे तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? और यहाँ से कॉटन आ रहा है तो जानते हो कि ये तो बहुत पहले से ब्रिटिश पॉलिसी रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, वहाँ पे बिकेगा, उसके बाद फिर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट हो गए, फिर यहाँ पे इंडियन मार्केट में वो गिरेगा। इसी तरह का समीकरण है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काम आएगा वो चीज़ कंट्रोल करने में। तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द गनरी एंड आर्टिलरी इन मराठा किंगडम हैड आल्सो अलार्म द कंपनी, क्योंकि मराठा बहुत अपने ऊपर पीक पे था और आर्टिलरी हो रहा है, वेपन्स का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जब वेपन्स का डेवलपमेंट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आराम है किसके लिए? कंपनी के लिए, कि भाई देखो मराठा बहुत आगे निकल चुका है, अब इसको काउंटर करना होगा तो हम लोग को भी एक अलग रणनीति तैयार करना होगा, हमें भी आगे जाने होंगे। तो इस तरह का कैलकुलेशन चल रहा है दोनों के बीच में। द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रेंच सोल्जर हैड ऑल्सो अलार्म द कंपनी। और उसके बाद फ्रेंच कंपनी का अलग ही है, फ्रेंच सोल्जर, क्योंकि वही है तुम्हारा उस समय का जो चैलेंज कर सकता है ब्रिटिश हेजेमोनी को। तो एक तरह से मराठा तो चैलेंज दे ही रहा है, साथ साथ फ्रेंच भी है। और इंग्लिश, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश कैसे इस सिचुएशन से आगे निकलेगा, तो देखते रहो। द कंपनी वॉज लुकिंग फॉर न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू फाइनेंस द होम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। और वहाँ पे नेपोलियनिक वार हो रहा है उस तरफ। देखो 1817 है, 1804 हो गया, 1804 में तुम्हारा नेपोलियनिक कोड है, वहाँ कॉन्टिनेंटल वार होगा। बात समझो। और नेपोलियन क्या करेगा? वो ब्रिटेन को घेरेगा, ब्लॉकेट करेगा, ओल्ड हिस्ट्री जानते हो। तो नेपोलियनिक वार में भी आप तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जितने भी, ये भी पैसा देगा उधर, अदरवाइज रेवेन्यू लाएगा कहाँ? क्योंकि वहाँ पे अपने बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। नेपोलियन अपने तानाशाही पूरा यूरोप में अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। तो बोले ही थे तुमको कि नेपोलियन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरा यूरोप को यूनिफाई करने में, है ना जी। तो कंपनी को चाहिए, तो कंपनी को एक न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए ताकि होम रूल को, यानी कि ब्रिटेन को सहयोग कर सके, ताकि नेपोलियन का जो इनकर्सन है, जो तुम्हारा उसका एक्सटेंशन है, उसको लगाम लगाया जा सके।
All these factors and forces play important role in creating the condition responsible for the first Anglo-Maratha war. और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी तुम्हारा हैपनिंग्स रिस्पॉन्सिबल है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ है। अभी तक हम जान रहे थे केवल इंडियन सब कंटिनेंट का क्या रीजन था, मगर कहीं ना कहीं इसका तार तुम्हारा इंटरनेशनली भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? और इसी से तुम्हारा ये 1775 से लेके 82 तक हुआ था। और दूसरे ये पहला हुआ तुम्हारा। अब देखते इंटरनल डिसेंशन एमंग मराठा के बीच में खुद तुम्हारा राजगद्दी को लेके बताए थे, गद्दी को लेके बहुत तुम्हारा डिस्प्यूट था अंदर। तो देखो द इंटरनल डिसेंशन एमंग मराठास लीडर्स प्रोवाइडेड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी टू इंटरफियर इनटू ऑल द अफेयर्स ऑफ मराठास। ऑलरेडी मिल चुका था उसको। हाँ बिल्कुल, उसका चाचा भतीजा का जो तुम्हारा इंटरनल जो मैटर्स था उसमें और तुमको प्रभावित कर दिया। जैसे तुम्हारा आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव पेशवा इन 1772 हिज ब्रदर नारायण राव पेशवा असेंडेड द पोजीशन ऑफ पेशवा ऑफ द मराठा रूलर। उसके ब्रदर आ गए। हाउएवर जो रघुनाथ राव है, जो नारायण अंकल थे, had his nephew assassinated in a place of conspiracy that placed Raghunath Rao as the next Peshwa, although he was not a legal heir। तो दूसरे को प्लेस कर दिया गया जबकि वो लीगल हेयर था ही ना, उसका बेटा था ही नहीं, उसका नेफ्यू था, वो भतीजा था वो, तो इसलिए कंट्रोवर्सी हो गया वहाँ पे। However, the late नारायण विडो जो गंगाबाई थी gave birth to a son after husband death। पोस्टमस वाला जो बोले थे, जो पोस्टमस वाला जो बच्चा हुआ था, तो न्यू बॉर्न इन्फेंट वाज नेम ऑफ सवाई। सवाई मतलब 1 और क्वार्टर, सवाई बोलते हैं ना, सवाई हो गया यानी कि सरे 1 सरे 2 जो बोलते हैं क्वार्टर। माधव राव एंड लीगली वाज द नेक्स्ट पेशवा, क्योंकि उसका खून है तो नेक्स्ट पास पेशवा वही रहेगा। 12 मराठा चीफ लेड बाय द नाना फडनवीस। क्या बोला कि इन्फेंट जो शिशु है वही रहेगा, बताए थे कल, तो वही तुम्हारा ठीक है। नारायण राव माधव जो था तुम्हारा, उसको बिठाया गया न्यू पेशवा एंड एजेंट एज एजेंट री एजेंट काम किया गया। और यही कारण है कि ये बाद में जाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि नाना फडनवीस ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, तो इसको अच्छा नहीं लगा कि भाई हम राजा किस लिए राजा है, किस लिए पेशवा है। पेशवा मतलब भी उस समय तो पेशवा से भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, जानते हो। द कन्फ्लिक्ट ओवर मसनद ऑफ पेशवा, वही राजगद्दी, बिटवीन द रघुनाथ राव और माधव राव टू फोर्स रघुनाथ राव टू सीक ब्रिटिश हेल्प। जानते हो कि रघुनाथ राव और माधव राव टू के बीच में जो राजगद्दी का जो बात था, यही कारण है कि रघुनाथ राव जो अंकल थे वो उधर चले गए हेल्प लेने के लिए। और उसके बाद रघुनाथ राव ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया है विद द बॉम्बे गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है और बॉम्बे गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश का वहाँ पे प्रोविंसेस भी है, प्रेसिडेंसी है। इन रघुनाथ राव द क्या है, इन रघुनाथ राव द बॉम्बे गवर्नमेंट फाउंड अ प्लेन टूल एंड होप टू सेट अप अ पूना द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट क्लाइव हैड सेट अप इन बंगाल। उसको एक मौका मिल गया, जो बंगाल में प्रेसिडेंसी जिस लेवल पे खड़ा किया गया था, तो वही विचारधारा था कि यहाँ मुंबई में भी वही खड़ा करें। आस्ते आस्ते देखो साम्राज्य को कैसे कैप्चर करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो आ गया हेल्प मांगने के लिए, तुम्हारा है ना, तुम्हारा हेल्प मांगने के लिए आ गया। कौन हेल्प मांगने के लिए आया? रघुनाथ राव आया है, तो उसको तो एक मौका मिल गया कि कैसे हम, जैसे कि हम अलूवर्दी खान को या फिर मुजीद कुली खान को जो निकाल दिए हैं वहाँ से, इंडिपेंडेंट जो बनाया था बंगाल में, उसको कब्जा है, प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, उसी तौर पे हम मराठास को भी क्रश करके पूरा साम्राज्य हासिल कर सकते हैं। उसी का जेनेसिस है ये, उसी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, ये बाबू जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था, रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटोरीज ऑफ द सेल्साइड एंड बेसिन टू द ब्रिटिश विथ पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। अब दे दिया उसको, अपना टेरिटोरी निकाल के उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई समझौता ऐसे नहीं होता, आपको कुछ देना होगा तभी हम आएंगे आपके फर्म में। तो ये ब्रिटिश को मिल गया यही सेल्साइड एंड बेसिन, यही जो था उसमें लिखे भी थे, उसमें नाम क्लियर नहीं था। देखो ये वर्ड तुम लगा सकते हो, सेल्साइड्स और बेसिन जो था वो आ गया। इन रिटर्न ब्रिटिश, और इसके रिटर्न में ब्रिटिश ने 2500 सोल्जर दे दिया कि ठीक है हमारी तरफ से लड़ेगा आपके लिए। An English expeditionary force under Keating occupied Silas and Basin and fought an indecisive battle with the forces of Madhav Rao Narayan at Aras। तो क्या है कि इंग्लिश एक्सपीडिशनरी फोर्स गया कीटिंग, मतलब वो कमांडर जनरल थे इंग्लिश के लिए, जो गया हेल्प करने के लिए मराठास को। इसको स्पेशली तुम्हारा रघुनाथ राव को गया है, और ये सेल्साइड्स और बसिन एरिया को ऑक्युपाइड किया, समझे, इस एरिया को ऑक्युपाइड किया, और एकदम खतरनाक बैटल चला है आरस में। आरस तो जो कि मराठा किंगडम का एक पार्ट रहा है, ठीक है। ये आ रहा ई वाला नहीं, क्योंकि अभी मराठा हो रहा है, किंगडम हो रहा है, गधा। ई वाला कैसे? बिल्कुल ये वाला, ठीक है। उस हिसाब से बात करोगे, जहानाबाद भी है यहाँ पे, बहुत सारा एरिया कॉमन है हमारे इंडिया में। द कलकत्ता, हाँ बिल्कुल है ना, जानते होगे। द कलकत्ता काउंसिल रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई द कॉपी ऑफ द ट्रीटी ऑफ सूरत विद रघुनाथ राव आफ्टर ऑपरेशन हैड स्टार्टेड। तो कॉपी मिला कलकत्ता काउंसिल, क्योंकि कलकत्ता काउंसिल अल्टीमेटली तुम्हारा 1773 में वो सबसे ऊपर हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए वो पूरी तरीके से तीनों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। इसलिए बात को समझो कि कैसे तार जोड़ा गया है। तो इसलिए जो कलकत्ता काउंसिल को रिसीव मिला कि हाँ ट्रीटी ऑफ सूरत में ऐसे रघुनाथ राव के साथ हुआ है, ये वो करके अब ऑपरेशन होने वाले हैं, ताकि सरसहमति बनाए रखें। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर मद्रास में भी है, इधर भी है, उधर भी है, तो कलकत्ता काउंसिल में मिला ये चीज़। द सुप्रीम काउंसिल, वही सुप्रीम काउंसिल कंडेम द वार एज, बोला कि ऐसा वार नहीं होना चाहिए। ये क्या इम्पॉलिटिक है, ये मतलब ये वास्तविक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस है, अनऑथराइज्ड है, अनजस्ट है। और क्वेश्चन किया कि मुंबई गवर्नमेंट को ये कर क्या रहे हो तुम, ये गलत है। देखो समझ रहे हो ना, देखो ब्रिटिश ने बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब जाने अनजाने में साम्राज्य को पा लिया। ब्रिटिश के बारे में कहा जाता है, तब जब तुमको वर्ल्ड बताएंगे ऑप्शनल के तौर पे, तो बताएंगे कि ये लोग मजाक मजाक में बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। रॉबर्ट क्लाइव जैसे बैटल ऑफ प्लासी का बात करोगे ना, तो तुमको बहुत ताज्जुब होगा जान के, पढ़ाएंगे डिटेल्स में ही पढ़ाएंगे उस समय, कि ये लोग मजाक मजाक में किया गया था, कोई प्लान था ही नहीं। जीत गए तो लोग बढ़ते चला जाता है ना, एक एग्ज़ाम दिए पास कर गए, फिर हो गया वाह हम आगे भी कर सकते हैं, और फिर तकदीर तुम्हारा साथ दे दिया, फिर आगे बढ़ गया तुम, अब पता चला सब हमारे हाथ में आ गया। यही चीज़ हुआ है ब्रिटिश के साथ में, कि पहले कोई इंटेंशन नहीं था इन लोग का, आस्ते आस्ते वो इंटेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। अभी तुम खुद देख सकता है कितना कन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, वो चाह ही नहीं रहा है, मतलब कलकत्ता काउंसिल तो चाह ही नहीं रहा है कि मुंबई गवर्नमेंट इस तरह का, ये अनजस्ट है, ये जस्टिस नहीं है। मार्टास को क्यों कंप्लीट वो करे, क्यों इस तरह जाके उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में आप वो कर रहे हो, तो बहुत तरह का बात है, देखते जाओ, बहुत बहुत डिफरेंट बात है यहाँ पे देखो। और क्वेश्चन किया कि क्या आपका ये क्या विवेक है, विजडम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड सेंट कर्नल ऑप्टन टू पूना टू कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर दो, समझौता कर लो, नहीं पढ़ना है फालतू का इंटरनल पॉलिटिक्स में, देख लो। तो पुरंदर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द कंपनी रिटेन्ड, कंपनी के पास रहेगा सेल साइट्स, एंड एक्सेप्टेड अ वार इंडिमिनिटी एंड एग्री टू गिव अप द कॉज ऑफ द रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के लिए हम देने के लिए तैयार है, जो आया ठीक है, आई विल हेल्प यू, मगर हम कड़ी निंदा करते हैं हमारे सरकार का ही, बॉम्बे गवर्नमेंट का है, कि बॉम्बे गवर्नमेंट को इस तरह वो ट्रूप्स लेकर नहीं जाना चाहिए था, ये वो नहीं करना चाहिए था। बात समझे है। और टर्न इन यूरोपियन पॉलिटिक्स चेंज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। वहाँ पे जो यूरोप में पॉलिटिक्स चेंज हो रहा था, नेपोलियनिक सबका बारे में, और बहुत डिफरेंट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये प्रभावित किया। जैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हैड ब्रोकन आउट इन 1775, जानते हो, एंड बाय 1770 फ्रांस हैड ज्वाइन अगेंस्ट इंग्लैंड। देखो तो उसका देखो, इन अ बीट टू एवेंज द लॉसेस सफर्ड अर्लियर, जो पहले लॉस किए थे, इसलिए फ्रांस ने जाके किया, क्योंकि कनाडा वाला 7 ईयर वार हुआ है, तो गुस्से से आया। फ्रेंच एडवेंचर जो तुम्हारा चेवेलियर डी सेंट लुबिन रिस्ट पूना आया, एंड दिस ग्रेटली अलार्म द गवर्नर जनरल। जैसे वो पूना आया तो सोचा कि ये कमांडर एंड जनरल फ्रांस का आया क्यों है, ये आया है तो बाबू कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही देगा। तुरंत गवर्नर जनरल जो तुम्हारा बॉम्बे में प्रेजेंट थे या फिर ऊपर में जो प्रेजेंट थे, तुरंत अलार्म हुआ कि फ्रेंच क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रेंच ने तो हमको पानी पिला दिया वहाँ पे अमेरिका में, तो समझ रहे हो ना, यानी कि छोड़ेगा नहीं। तो यानी कि एक कंडीशन ही क्रिएट हो गया लड़ाई झगड़ा का, क्योंकि इंटरनेशनल हैपनिंग भी तुम्हारा इसके साथ जुड़ता चीज़ है, समझ रहे हो बात को। तो वॉरेन हस्टिंग ने, देखो वॉरेन हस्टिंग क्यों ना हो, वॉरेन हस्टिंग 1773 को रेगुलेटिंग के बाद आगे आई है, समझो, ऑर्डर किया कि सीजर ऑफ ऑल फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया एंड द वार अगेंस्ट द मराठा वाज रिस्टार्टेड। इसने भी डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट है सबको सीज कर दो, सबको कंट्रोल कर दो, सबको आक्रमण कर दो, समझे ना। और हाँ, हम मराठास के लिए अब लड़ाई करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बगावत कर देगा, बाद में जाकर हमको हमला कर देगा, और उधर इसका कोई अच्छा अनुभव नहीं है, हम लोगों को पानी पिलाया उधर अमेरिका में, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो बात समझ रहे हो कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। उसके बाद क्या होगा, ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द मुंबई गवर्नमेंट सफर्ड एन इग्नोशियस फेलियर इन द बैटल ऑफ तेलगांव एंड वाड़गांव। ठीक है, अब जो ब्रिटिश फोर्सेस भेजा गया था वो गजब फेल हो गया तेलगांव और तुम्हारा वाड़गांव में, एंड साइन ह्यूमिलेटिंग कन्वेंशन ऑफ वाड़गांव। हार गया था ब्रिटिश फोर्सेस विद द पेशवा के साथ उसको शामिल करना, मतलब वो साइन करना पड़ा, हम हार गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू गिव अप ऑल द एडवांटेजेस गेन्ड बाय द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो पुरंदर में जो ट्रीटी मिला था कि सेलसाइड और बसीन हमको मिल जाएगा, ये जो साइन किया फिर से लॉस हो गया, अब ब्रिटिश से निकल के फिर से चला गया मराठास के पास। यानी कि तुम समझ रहे हो, यानी कि मराठास भी कहीं ना कहीं फ्रेंच के हेल्प से इसको देख रहा है, तो और गुस्सा होगा इसको। तो ब्रिटिश गवर्नर इन जनरल जो बंगाल के थे वॉरेन हस्टिंग रिजेक्टेड दिस ट्रीटी, बोला ना हम ये पुरंदर ट्रीटी को नहीं, ये वाला ट्रीटी जो बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ वाड़गांव, एंड सेंट अ लार्ज फोर्स ऑफ सोल्जर अक्रॉस इंडिया अंडर कर्नल गोडार्ड।
फिर भेजा फोर्स को, नहीं मानते इस ट्रीटी को, जाओ फिर से पहुँच जाओ, फिर लड़ेंगे हम। गोडार्ड कैप्चर अहमदाबाद इन फरवरी 1779। क्यों ना हो, अहमदाबाद तो बाद का पार्ट है गुजरात, पहले सब एक मुंबई प्रेसिडेंसी में आता था, सौराष्ट्र रीजन सभी चीज़। तो 1779 में गोडार्ड जो इतने लंबा फोर्स के साथ, बहुत बड़ा फोर्स के साथ भेजा गया था, तो 1779 में जाकर कैप्चर किया, और बसिन को तुम्हारा 1718 में किया। अनदर बंगाल डिटैचमेंट लेड बाय द कैप्टन पुफन कैप्चर ग्वालियर, फिर ग्वालियर को भी कैप्चर किया। हेस्टिंग सेंड येट अनदर फोर्स आफ्टर महादाजी सिंधिया, फिर से हाँ भेजा उसको, फिर से और दूसरा भेजा। फिर देखो क्या हुआ कि लेड बाय जनरल कमाक द ब्रिटिश फाइनली डिफीटेड, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा महाजी सिंधिया है उसको लास्ट में डिफीट ही कर दिया, क्योंकि ये मराठास का था, जानते हो। ये तुम्हारा जाके मुगल एम्पायर में भी बहुत सारा अपना तिरंगबाजी किया था, पावर को वो किया था, याद करो जाके देख लेना, यही आदमी है माधाजी सिंधिया, ठीक है, उसको हरा दिया सिपरी में जाके। द सिंधिया एक्टेड एज अ मीडिएटर एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई, देखो यही सालबाई की ट्रीटी है जो बताए थे। तो वहाँ पे सिंधिया एक क्या हुआ, एक मीडिएटर की तरह काम किया, ठीक है। एक अच्छा ये बताए, नहीं सॉरी ये नहीं बताएं। देखो अब 1781 में क्या हो, कैप्टन पुफन रिकवर्ड ब्रिटिश प्रेस्टीज बाय डिफीटिंग द सिंधिया अगेन इन अ नंबर ऑफ स्कर्मिशेस एंड कैप्चरिंग ग्वालियर, ग्वालियर को कैप्चर कर लिया, समझे। हाँ सिंधिया यहाँ आएगा ना, ग्वालियर में आएगा सिंधिया। देखो कैप्टन पुफन एक और कैप्टन थे इसके ब्रिटिश के, उसने डिफीट किया सिंधिया को, बहुत सारे छोटे छोटे वार हुए थे और ग्वालियर को कैप्चर कर लिए थे। नंबर 1, सिंधिया वाज ब्रॉट अराउंड अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी एंड द लेटर प्रॉमिस टू अलाउ हिम प्रोसिक्यूट हिज डिजाइंस इन अराउंड, वही तो बोला कि ठीक है हम आपको हेल्प कर देंगे, दिल्ली के आसपास जो भी आपका जो रणनीति है दिमाग में, जो भी आप करना चाहते हैं। तो सिंधिया मान गया, इसलिए सिंधिया वहाँ पे मीडिएटर की तरह एक्ट किया, और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ एंड द वार विद द मराठास वाज कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच अदर टेरिटरी। हाँ एक दूसरे को सम्मान करेंगे, आप भी टेरिटरी सम्मान करिए, हम अपना भी करेंगे, और यहीं से मराठास को 20 साल का जो हुआ था तुम्हारा, और जाके फिर मैसूर को क्रश करेगा वहाँ पे। तो बात समझो इस चीज़ को। द कंपनी गेव अप बसीन, बसीन दे दिया, अदर टेरिटरी कैप्चर सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बट रिटेन्ड सलसाई एंड एलिफेंटा आइलैंड्स। बोला कि बसीन और दूसरे टेरिटरीज दे दिया वापस मराठास को, मैं कुछ कुछ अपने हाथ में रखा, जैसे सलसाइड और एलिफेंटा। एलिफेंटा तुम्हारा वही है, एलिफेंटा ने एलोरा जो जगह का नाम है, जो बाद में जाकर बहुत बड़ा तुम्हारा केव पेंटिंग्स का जड़ बना था। एलिफेंटा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट पाए जाते थे, और पोर्टुगीज ये लोग ही नाम रख दिए थे कि एलिफेंटा है, और वो नाम प्रचलित हो गया, आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, समझे। द इंग्लिश गेव अप द कॉज ऑफ द रघुनाथ राव, रिकॉग्नाइज माधव राव नारायण। अब तो वो बोला गया रहने दो उसको, रघुनाथ राव को फालतू का। अब उसके बाद माधव राव को ही, जो बच्चा था पोस्टमस सन था जी, उसी को पेशवा रिकॉग्नाइज किया। रघुनाथ को ग्रांटेड दे दिया पेंस को, भागो यहाँ से, ठीक है। पेशवा अग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश अगेंस्ट हैदर अली। अब पेशवा बोला कि ठीक है अब हम करेंगे आपको, वही बिल्कुल। द ट्रीटी ऑल्सो रिटर्न द सिंधिया ऑल दिस टेरिटरी वेस्ट ऑफ, और सिंधे को भी दे दिया गया जितना भी टेरिटरीज लिया गया था, उसको क्या ऊपर ग्वालियर जाके अटैक किया था। तो बहुत सारा मतलब स्टेटस को मेंटेन किया गया, सिंपल कर सकते, स्टेटस को पहले जस का तस था वो कर दिया गया, बस कॉन्फिडेंस लिया गया, कॉन्फिडेंस लिया जाके आप उधर घुसेगा। जरूरी है ना, एक को साथ रखना बहुत जरूरी है। तो ये फिर ट्रीटी ऑफ तुम्हारा सालबाई फिर से हेस्टिंग ने रेक्टिफाई किया था 1782 में, और उसके बाद फडणवीस ने तुम्हारा 1783 में किया, ठीक है। आई अग्री, मैं अग्री करता हूँ आपके बात से, ठीक है। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था, देखो 20 साल देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे भी, है ना। तो 20 साल तक शांत रहेगा सब, 1775 से लेके 82 में चला है। अब देखो एक ही बार तुम्हारा आ जाएगा 1803 से लेकर 1806 तक। अब देखो जैसे नाना फडणवीस का डेथ होता है, जानते हो नाना फडणवीस बहुत पावरफुल था, है ना। तो हो गया, डिसयूनिटी आ गया, इंटरनल डिसीजन चलना शुरू हो गया, फिर से इंटरनल पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गया, और फियर्स स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिगेन बिटवीन द दौलत राव सिंधिया एंड जसवंत राव होलकर। बोले ही थे दोनों के बीच में आगे कि हम पेशवा संभालेंगे तो हम पेशवा संभालेंगे। उसके बाद अक्टूबर 1802 में क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव टू वॉज डिफीटेड बाय द होलकर रूलर, और 1802 में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव टू था उसको हरा दिया होलकर रूलर ने इंदौर का, और इन द बैटल ऑफ पुणे का जो बैटल हुआ था उसमें हरा दिया पेशवा बाजीराव टू को। एंड ही फ्लेड टू, क्या हुआ फिर गया वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन मानने के लिए, और कहीं ना कहीं वही बहुत बड़ा फिर जड़ मिल गया, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ है। द आर्ट ऑफ क्रेवेन एक्सपेडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशवा, द नॉमिनल ओवरलोड, हॉरिफाइड एंड डिजिटल मार्ट अचीवमेंट, द सिंधिया ऑफ द ग्वालियर एंड द भोसले ऑफ नागपुर एंड बेरर कंटेस्टेड द एग्रीमेंट। और जो तुम्हारा जो सिंधिया है
ग्वालियर का जो बोले थे, नागपुर का भोसले, सभी आए एग्रीमेंट वो करने के लिए। द मराठास लीडर फाउंड ब्रिटिश कंट्रोल एज अ इंसल्टिंग, मगर जानते हो इसी में तुम्हारा वो ट्रीटी ऑफ अलायंस हुआ, सब्सिडियरी अलायंस हुआ था, बताए थे, इसको इंसल्टिंग लगा ये चीज़। और पेशवा ऑल्सो रियलाइज द फॉली ऑफ हिज एक्शन, फॉली मतलब क्या, मतलब अपना मूर्खता, फुलिशनेस, ठीक है। सो दे डिसाइड टू सिंग द डिफरेंस टू थ्रो द, बोला कि नहीं यार हम बेकार में होलकर लड़ाई कर रहे थे, और अपना डिफरेंस खत्म करो, ब्रिटिश को खत्म करो, अदरवाइज ब्रिटिश लूट लेगा मराठास को। देर हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर लड़ाई हुआ और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार हो गया 1802 से इतना। भोसले वॉज डिफीटेड एज ऐसे एंड अरगोंग बाय वेलेस्ली, अर्थर वेलेस्ली ने हरा दिया भोसले को। भोसले ने फिर ट्रीटी ऑफ तुम्हारा देवगांव साइन किया, और भोसले सीडेड टू द ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ कटक इंक्लूडिंग बसर, एंड ये बहुत सारा एरिया लॉस कर दिया। सिंधिया वॉज डिफीटेड एट, सिंधिया भी हार गया, ठीक है। एंड लॉर्ड लेक आए थे और फिर वहाँ पे ट्रीटी हुआ। होलकर डिड नॉट एक्सटेंड हिज सपोर्ट टू द पेशवा, पेशवा को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि जानते हो इंडियन सिंधिया इन द वार अगेंस्ट इंग्लिश। होलकर चूज टू रिमेन न्यूट्रल, बताए थे कि होलकर जो था वो न्यूट्रल रहना पसंद किया उस समय, ठीक है। हाँ वो बोले थे उसमें। व्हेन होलकर डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, डिक्लेयर वार अगेंस्ट ब्रिटिश, ही वॉज टू डिफीटेड, जब होलकर आया बोलने के लिए तो वो भी उसको भी हरा दिया मुकंदर पास में। हाँ, द वार बिटवीन होलकर एंड ब्रिटिश, ये भी तुम्हारा ट्रीटी ऑफ राजा प्रकट क्या है, राजपुरा घाट में कंक्लूड हो गया। पीस वॉज कंक्लूडेड, और 1805 में तुम्हारा पीस कंक्लूड कर दिया गया विद द ब्रिटिश एक्वायर्ड ओडिशा। बताओ इधर भी तुम्हारा ओडिशा को भी ऑक्युपाइड कर लिया, वेस्टर्न गुजरात को भी कर लिया, यानी कि लंबा एरिया तुम्हारा कवर कर लिया मराठास का जो था, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया पे भी गजब होल्ड हो गया। सिंधिया महाराजा रिटेन्ड कंट्रोल एंड ओवरलॉर्डशिप ओवर मच ऑफ राजस्थान, और सिंधिया महाराज का अपना जो था तुम्हारा माइस, यही तो सिंधिया गढ़ है। अभी तुम देखते हो कि सिंधिया एमपी का आता है ना पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वसुंधरा राजे जो तुम्हारे हैं, इससे पहले जो सीएम थी उसी के वंशज है, वो उसी के वंशज है बाबू। और अभी तुम्हारा जो सिंधिया तुमको एमपी में जो बीजेपी को देख के जाके बीजेपी का समर्थन हुआ और बीजेपी का मेजोरिटी हुआ, सचिन पायलट के कंटेम्प्रेरी टाइम के है ना, क्या नाम है उसका, कोई पायलट करके, पायलट सर वो तुम्हारा राजस्थान का है, एक सिंधिया है ना तुम्हारा उसका एमपी का, बिल्कुल उसी का परिवार का है ये। तो ये लोग को विरासत में मिला है बाबू। अभी भी पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो पुराना चीज़, क्योंकि राजा का टाइटल मिला है उसको, अभी भी स्टिल, अभी बता रहा हूँ 2021 में अभी भी उसका रोल है। एमपी का शायद जानते हो, तो बंद कर दो सभी चीज़, जल्दी से मत उठाना। देखो थर्ड एंग्लो मराठा वार क्या हुआ, देखो 1817 से लेकर 1818 में, देखो ये थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ है, फाइनल है। डिसिसिव कन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में, जो क्या हुआ, कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया इंडिया में, क्योंकि हार गया पूरी तरीके से। ये तुम्हारा क्या हुआ, इट बिगेन विद इन्वेजन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय द ब्रिटिश गवर्नर, यही हुआ तुम्हारा कि मराठा आराम से लॉर्ड हेस्टिंग आए, ठीक है। और वही इन द कोर्स ऑफ द अगेंस्ट पिंडारिस रोबर बैंड, बोले थे ना पिंडारिस का इशू था, बताए थे कि नहीं बताए थे इस क्लास में, कि पिंडारिस का इशू तुम्हारा थर्ड बैटल ऑफ तुम्हारा एंग्लो मराठा वार में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। देखो आफ्टर द एंड ऑफ पिंडारी वार हेस्टिंग कर्नल स्मिथ वॉज सेंट टू पुणे, जैसे तुम्हारा पिंडारी वार खत्म हुआ तो कर्नल जो स्मिथ था उसको पूना भेजा गया, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना फिर से हुआ, इम्पोज हुआ पेशवा के ऊपर, ठीक है। द ट्रीटी डिजॉल्व मराठा, अब वहाँ से ट्रीटी बोल दिया कि मराठा कन्फेडरेशन नहीं होगा, मराठा कुछ नहीं है, खत्म करो सब चीज़ को, ठीक है। 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुआ सिंधिया के साथ। द मराठा चीफ्स कुड नॉट रिकॉन्साइल टू द लॉस ऑफ द इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश डिप्लोमेसी कन्विंस्ड द सिंधिया ऑफ ग्वालियर टू रिमेन न्यूट्रल। हाँ, ब्रिटिश डिप्लोमेसी यही था कि सिंधिया जो ग्वालियर का आप न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है ना। ऑल्दो ही लॉस्ट कंट्रोल, जबकि वो राजस्थान में हार चुका था, मैं फिर भी बोला कि आप रहिए, क्योंकि उसके पास था ही नहीं पाने के लिए कुछ। जब पूरी तरह से क्रश हो गया बाबू और न्यूट्रल नहीं रहेगा तो और क्रश कर दिया जाएगा, कि राजस्थान का भी एरिया ले ही लिया है ब्रिटिश ने। तो बात समझो, जब तुम हार चुके हो तो तुम ज़्यादा क्या कर सकते हो, सिंपल बात है। ऑन 5 नवंबर 1870 द ब्रिटिश रेसिडेंसी एट पुणे वॉज अटैक्ड, जो ब्रिटिश का अटैक किया गुस्से से ये लोग, क्यों, क्योंकि अब ये लोग को अच्छा नहीं लग रहा था मराठा जो हार रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था ये लोग को। द कंपनीज ट्रूप्स डिफीटेड द फोर्सेज ऑफ द पेशवा इन द बैटल ऑफ किरकी, तो कंपनी ट्रूप्स हरा दिया उसको 1817 में जाके। तो ब्रिगेडियर जनरल स्मिथ ऑक्युपाइड पुणे को ऑक्युपाइड कर दिए, ठीक है। और तुम्हारा हो गया, पेशवा भाग गया अपना लाइफ के लिए। पेशवा आवाज डिफीटेड अगेन, कोरेगांव में उसको हरा दिया गया। और यही बाबू कोरेगांव का बहुत बड़ा इशू होता है, हमेशा न्यूज़ में आता है कि कोरेगांव इसमें ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए हमारे इंडियन दलित हेल्प किए थे। हमारे इंडियन जो दलित थे
वो हेल्प किए थे। तो बात ये होता है कि ये देखो बैटल ऑफ कोरेगांव को सेलिब्रेट किया जाता है अभी भी प्रेजेंट में। तो इससे महाराष्ट्र में राजनीति पलट जाता है कि किसको हरा के ये खुश हो रहा है। इसने तो मराठा को हराया है। मगर ब्रिटिश क्या था कि ब्रिटिश ने दलित का हेल्प लिया था और दलित का कोई देखने वाला कोई था नहीं उस समय। मराठा कोई जो भी हेल्प करेगा तो उसी को गुणगान करेगा। तो जब भी इसका तुम्हारा कॉम्युलेट किया जाता है, हर एक साल ये कंट्रोवर्सी लेके आता है, समझा। और बहुत बड़ा 2 साल तो बहुत 2 साल 3 साल पहले तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था भारत में, समझा ना। जब कोरेगांव में जाके बाबा अम्बेडकर को जाके ट्रिब्यूट दिया और बोला कि हम लोग जीते थे, दलित लोग जीता था। मैं किसके अगेंस्ट जीता था? मराठा के अगेंस्ट जीता था। तो फंस जाओगे तुम उस तरह। अब मराठा के अगेंस्ट क्योंकि शिवाजी राव के अगेंस्ट हुआ, क्या वो सब पेशवा वाला चीज़ है। तो यहाँ फंस जाता है राजनीति। आफ्टर ऑल जीत ब्रिटिश का हुआ था, समझो इस बात को। ये न्यूज़ में आएगा तो समझ लेना तुम लोग कि ये कोरेगांव वाला इशू ये है। अब नवंबर 26 नवंबर 1817 अब्बास साहिब ऑफ नागपुर हैड डिक्लेयर अ वार अगेंस्ट द इंग्लिश। में कुछ नहीं होगा, हरा दिया जाएगा उसको। यशवंतराव होलकर उसको भी डिफीट कर दिया गया महिदपुर में। जनवरी तुम्हारा 1818 में क्या हुआ? द ट्रीटी ऑफ मंदासर साइन हुआ तुम्हारा भोसले के साथ। देखो हार रहा आस्ते आस्ते। ब्रिटिश विक्ट्री तो होना ही था, रिजल्टेड हो गया मराठा एम्पायर ब्रेक हो गया और मराठा इंडिपेंडेंस खो दिया। ठीक है, खत्म हो गया, अब हो गया, एक ही होगा। एल्विस्टन द गवर्नर ऑफ वहाँ के जो गवर्नर थे बम्बई का, वो बोल दिए कि हाँ पेशवा डोमिनेंट सब हम एनेक्स कर लिए हैं, अपना हो गया। पेशवाशिप को हम एबोलिश कर रहे हैं, पेशवा को हम पेंशन में भेज रहे हैं, 8 लाख पर एनम मिलेगा उसको बिथुर में, जो नागपुर का एरिया वहाँ पे भेज दिया गया। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ नागपुर भोसले डोमिनेंस टुगेदर विद द पेशवा टेरिटोरीज बुंदेलखंड वर एनेक्स्ड। जो तुम्हारा ऊपर तुम्हारा जो किसी को छोड़ेगा थोड़ी, नागपुर का जो भोसले वाला डोमिनेंट एरिया था उसको भी रख लिया अपने हाथ में। इधर तुम्हारा बुंदेलखंड का एरिया भी रख लिया, अपने हाथ में मिला लिया, तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया बन गया उसका। उसमें सौग और नर्मदा टेरिटरी सभी आ गए। मराठा किंगडम्स ऑफ इंदौर, ग्वालियर, नागपुर एंड झांसी बिकेम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, सब बहुत प्रिंसली स्टेट बन गया। और आस्ते आस्ते इसको भी ले लिया जाएगा कि यदि नेचुरल हेयर नहीं है तो आ जाओ हमारे हाथ में। तो सभी को तो किसी न किसी तरीके से तो ले ही लिया ब्रिटिश ने, चाहे वो पीस हो चाहे वार के कॉन्टेक्स्ट में हो। प्रताप सिंह जो तुम्हारा महाराजा सतारा का था वो रिस्टोर कर दिया गया कि वो चलो प्रिंसली स्टेट रहेगा। जानबूझ के प्रिंसली स्टेट रखा गया कि बाद में इसको कैप्चर करने में आसान होगा और लोगों का भी एक कॉन्फिडेंस रहे। सिंपल बात है, लोगों का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अंटिल देखो बात में देखो 1848 में तो नेक्स्ट कर ही लिया सबको। देखो ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी, शिवाजी के ही डिसेंडेंट थे ये जो तुम्हारा प्रताप सिंह थे। एंड दिस अरेंजमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर टू रिटेन द सिम्बॉलिक, वही मराठा पावर है, खत्म नहीं हुआ है, ताकि लोगों का विश्वास हो। वो प्रिंसली स्टेट बन गया, उसको राजगद्दी में रख दिया, चलो ये वंशज है शिवाजी का, रखो। लोग सब खुश कि चलो शिवाजी का कोई वंशज तो है। बाद में उसको आराम से ले लिया, उसको पूरा हाथ पैर तोड़ दिया गया, खत्म तो कर दिया। अब देखो अब क्या है कि अस्त्र प्रधान ऑफ शिवाजी। देखो शिवाजी का जो तुम्हारा अस्त्र प्रधान, जो मेन इंपॉर्टेंट जो थे, जैसे तुम्हारा पेशवा मुखिया प्रधान उस समय, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सिविल और मिलिट्री दोनों ही देखेगा। एक सर ये टर्म्स सिविल सर्विस में पूछता है ये सब। सर ए नौबत क्या था तुम्हारा शिवाजी के टाइम में? तो बोलोगे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को बुलाया था, जैसे ये बोलते हैं ना चीफ ऑफ कमांडर, CDS बोलते हैं ना, चीफ मार्शल। अभी के कॉन्टेक्स्ट में, उस समय कॉन्टेक्स्ट में क्या नोमेनक्लेचर था, समझ में आ रहा है ना सबको। उसका देखो मजुमदार, ठीक है, मजुमदार या अमात्य यानी कि फाइनेंस, रेवेन्यू एंड अकाउंट्स को बोलते हैं। सचिवा, सुरानीस एंड चितनीस, ये रॉयल करस्पोंडेंस है। रॉयल करस्पोंडेंस मतलब जो संवाददाता जो होता है, जो मुख्य जो बात करते हैं। ठीक है, दबीर और सुमंत, फॉरेन अफेयर्स, रॉयल सेरेमनीज, फॉरेन अफेयर्स संभालने वाले। मंत्री, वाकिया नवीस, ये क्या है तुम्हारा रिकॉर्ड्स, इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ देखेंगे। किंग का प्राइवेट अफेयर्स को देखेगा। न्यायाधीश अभी भी चलता है, जस्टिस। पंडित राव मतलब क्या, रिलीजियस अफेयर एंड चैरिटीज देखने वाले। मराठा फैमिलीज एंड हेडक्वार्टर देखो, पेशवा का क्या पूना था, सिंधिया का ग्वालियर था, अभी बता चुके हैं। गायवाड़ का तुम्हारा बड़ौदा था, ठीक है, भोसले का नागपुर था, होलकर का इंदौर था, अनपवार का धार था। ये सभी तुम्हारा क्या है, मराठा फैमिलीज अलग अलग भाग में टूटे हुए थे। दैट्स इट फॉर टुडे।